मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम कक्षा 10th की कृतिका पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पहला पाठ पढ़ लिया था माता का अंचल। आज हमारा दूसरा पाठ है कमलेश्वर का जॉर्ज पंचम की नाक। ये एक कहानी विधा का पाठ है। बच्चों, आपके सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है, बहुत जल्द फर्स्ट ग्रेड की भी आने वाली है। फर्स्ट ग्रेड में तो 11th 12th के ही पार्ट आते हैं, पर सेकेंड ग्रेड में आपके 9th 10th 11th 12th चारों के पुस्तकों के पाठ आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 9th मैं पूरी कर चुकी हूँ, 10th ये 3 पार्ट के बाद पूरी हो जाएगी, उसके बाद मैं 11th 12th के पार्ट भी डाल दूंगी। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपके पाठों का जो सिलेबस है और जो आपके काव्य शास्त्र है वह मैं एग्जाम से पहले आपको पूरा करवाऊंगी। और सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पे फ्री मिल रही है। बस मुझे आप मोटिवेशन करते रहे, मैं यूं ही आपको पढ़ाती रहूं और वीडियो डालती रहूं, तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको बहुत ही सुविधा हो जाएगी। सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी में हिंदी के पद थोड़े कम हैं, पर मेहनत करने वालों के लिए एक ही सीट काफ़ी होती है, इसलिए आप सभी मेहनत में लग जाएं। आप सबको सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी की बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत पढ़ो और अपना सिलेक्शन प्राप्त करो। चलिए शुरुआत करते हैं हम कमलेश्वर। ये हैं कमलेश्वर महोदय। जान लेते हैं सबसे पहले इनका जीवन परिचय। कमलेश्वर का जन्म है ना, कमलेश्वर का जन्म 6 जनवरी कब हुआ था बच्चों? 6 जनवरी 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। 6 जनवरी 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने किस पर कार्य करते थे? दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिसमें सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर प्रमुख है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। अब इनको कौन सी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इनका एक उपन्यास था, आपको मैं बता दूं, कितने पाकिस्तान। बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। कितने पाकिस्तान किसका उपन्यास है, या मिलान वाले में पूछा जाता है, पर आता ही है कितने पाकिस्तान। जो रचना तो 2000 में लिखी गई थी, पर इसको साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो 2003 में प्राप्त हुआ था। आपको बिल्कुल ये याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इसके ऊपर, कितने पाकिस्तान, और 2000 में ये रचित है, 2003 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और साथ में उनको भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। 27 जनवरी 2007 में इनकी मृत्यु हो गई। नई कहानी आंदोलन के अगुआ रहे। अब आपको ये याद रखना, ये किससे जुड़े हुए थे? नई कहानी आंदोलन से यह जुड़े हुए थे। पूछे आपको कि कमलेश्वर किससे जुड़े हुए थे? नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए थे। कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं, इनके कहानी संग्रह और उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध हुए। मैं आपको बता देती हूँ, इनकी राजा निर्बंसिया, ये इनका कहानी संग्रह बहुत ही फेमस है, जिसका प्रकाशन उसका ही प्रकाशन वर्ष बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। राजा निर्बंसिया 1957, खोई हुई दिशाएं 1963, ये दोनों पूछी जाती है। 16 छतों वाला घर और जिंदा मुर्दे और 16 छतों वाला घर, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। खोई हुई दिशाएं मैंने आपको बता ही दिया, 1963 में है। अब आगे और भी कहानियाँ हैं, थोड़ी बहुत नाम आप सुन लीजिए, इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी। कस्बे का आदमी, देवी की माँ, बयान, अतीत में कुछ इधर उधर, खोई हुई थाती, और जॉर्ज पंचम की नाक, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वह भी एक कहानी संग्रह है। आपको मेन रूप से ध्यान रखना है, राजा निर्बंसिया
और खोई हुई दिशाएं। राजा नीलबंसिया का प्रकाशन वर्ष मैंने आपको बता दिया 1957 और खोई हुई दिशाओं का प्रकाशन वर्ष 1963। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहानी संग्रह है। उसके पश्चात इनके कुछ उपन्यास हैं, जो उपन्यास भी इनके बहुत ही फेमस हुए। जो फेमस उपन्यास है उन्हीं का मैं आपको यहाँ पर सन बताऊंगी, बाकी के सन मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि याद करने से फायदा नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछे जाते। वही बात है वह 1980। वही बात उपन्यास 1980। उसके बाद है आगामी अतीत 1976। उसके पश्चात है डाक बंगला है वह 1959। काली आंधी है 1974। और कितने पाकिस्तान में आपको बता ही चुकी हूँ 2000, और इसके ऊपर 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है, वही मैंने आपके बताए हैं। बाकी बहुत सारे उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, जैसे सुबह दोपहर शाम, गोपुली गकूर, सवित्री, सर्पगंधा, है ना, 52 नदियों का संगम, मुठभेड़, माया सरोवर, ऐसे बहुत सारे उपन्यास उन्होंने, रेगिस्तान, ऐसे बहुत सारे उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। पर इम्पोर्टेंट उपन्यास यही है, वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान। उसमें अधिकतर कितने पाकिस्तान और ये 2 कहानियाँ विशेष रूप से एग्जाम में पूछी जाती है, जिसको आपको याद करना है। उन्होंने आत्मकथा भी लिखी है। इनकी आत्मकथा है वह 4 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में? 4 खंडों में विभाजित है। मैं 4 खंडों के आपको नाम बता देती हूँ। जो मैंने जिया, ये इनका पहला खंड है। गर्दिश के दिन, ये इनका दूसरा खंड है। यादों के चिराग, ये इनका तीसरा खंड है। और जलती हुई नदी, ये इनका चौथा खंड है। यानी 4 खंडों में आत्मकथा लिखी। जो मैंने जिया, गर्दिश के दिन, यादों के चिराग और जलती हुई नदी। यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिखा है खंडित यात्राएं 1975 में। खंडित यात्राएं ये इनका यात्रा वृत्तांत है ना, कमलेश्वर ने। और संस्मरण इन्होंने लिखा है, यहाँ दिखा है संस्मरण भी लिखे हैं। तो संस्मरण मेरा हमदम मेरा दोस्त, ये इनका संस्मरण है। तो मैंने आपको बता दिया, आत्मकथा 4 खंडों में विभाजित, यात्रा वृत्तांत, खंडित यात्राएं और संस्मरण है मेरा हमदम मेरा दोस्त, ये भी आपने लिखे हैं। तो इन्होंने कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण लिखे हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी है और संवाद भी इन्होंने लिखे हैं। किसके? टीवी धारावाहिकों के। आगे हम देखते हैं, कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और अपनी रचनाओं में क्या किया है? व्यक्त किया है। ये बच्चों आगे वाले पाठ का है, इसको मत पढ़ना। माता का चल अपन पढ़ ही लिए। अब हम देख लेते हैं जॉर्ज पंचम की नाक का जीवन, यानी कहानी का परिचय। की कहानी क्या कहती है? हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक माना जाता है। किसी की नाक कट गई, यूँ कहते हैं, तो मतलब उसकी इज्जत चली गई, यानी हमारा नाक है वो इज्जत का प्रतीक माना गया है। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े अनेक मुहावरे भी हिंदी में प्रचलित है, जिनमें नाक कटना मतलब इज्जत चली जाना, नाक कटाना मतलब इज्जत गवा के आ गया प्रमुख है। इसी मुहावरे के अर्थ का विस्तार करते हुए इसका व्यंग्यात्मक उपयोग इस कहानी में कवि ने किया है। कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में सारा व्यंग नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है कि किस प्रकार आज भी जब आज़ादी मिल गई है उसके बाद भी लोग किस प्रकार है वह अंग्रेजी हुकूमत से जुड़े हुए हैं और किस प्रकार उनकी हुकूमत करते हैं, ये इसमें बताया गया है। अपने कथ्य में सफल यह कहानी पत्रकारिता की सार्थकता को तो रेखांकित करती है, साथ ही व्यावसायिक, ये व्यवसाय क्या रखना ऐसे लिखा जाता है, व्यावसायिक एग्जाम में लिखते पूछा जाता है शब्द शुद्धि में, पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई
देती है। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर का सफल पत्रकार का रूप भी यहाँ देखा जा सकता है। अब बच्चों हमारा पाठ शुरू होता है। पाठ नंबर 2, जॉर्ज पंचम की नाक। कौन सी विधा का पाठ है? कहानी विधा का हमारा ये पाठ है। रचयिता अपने जीवन परिचय देख लिया, कमलेश्वर। और ये देखो, ये पूरा पाठ जो है हमारे इस नाक पर केंद्रित पाठ है। मतलब पूरा पाठ है इस नाक के इर्द गिर्द घूमता है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पाठ की। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी, देखो इंग्लैंड की रानी है ना, एलिजाबेथ द्वितीय मई अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। कब की है? एलिजाबेथ द्वितीय है, इंग्लैंड की जो रानी थी वह अपने पति के साथ अपने हिंदुस्तान में आने वाली थी। उस समय की ये पूरी कहानी लिखी हुई है। उस समय पर व्यंग किया है कवि ने। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। अब कोई बाहर से आ रहा है तो अखबारों में निश्चित रूप से चर्चा होती है। अभी भी अगर विदेश का कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपने भारत में आता है तो अखबारों में चर्चा रहती ही है कि वो आने वाले हैं, पधारने वाले हैं। तो उसी प्रकार उस समय भी अखबारों में बहुत चर्चा रही थी। रोज लंदन के अखबारों में खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसे कैसी तैयारियां हो रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। अब जो एलिजाबेथ की रानी दर्जी था वो बहुत ही परेशान था, कपड़े सिलने वाला, कि हिंदुस्तान में रानी कौन सा ड्रेस पहनेगी, पाकिस्तान जाएगी तो कौन सा ड्रेस पहनेगी और नेपाल जाएगी तो कौन सा ड्रेस पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके चहेते ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। यानी उनका सेक्रेटरी और जासूस भी इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, खोज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की खोज तैयार हो रही थी। अब रानी तो आ रही थी, पर फोटोग्राफरों की खोज भी क्या हो रही थी? तैयार हो रही थी। साथ में आने के लिए रानी के इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। यानी पहले दिन जो इंग्लैंड के अखबार में सूचना छपती थी वही सूचना दूसरे दिन हमारे यहाँ छप जाया करती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। इस तरह की सूचना अखबार में छपा करती थी कि कैसे कैसे ड्रेस वो पहनेगी और रेशमी कपड़ा है, वो नीले रंग का सूट बनवाया है हिंदुस्तान में पहनने के लिए, जिसका कपड़ा ही हिंदुस्तान से मंगवाया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। रोज अखबारों में कुछ न कुछ उनका छपता रहता था। शाही महल में रहने वाले और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबार में छप गई। वो बहुत ज़्यादा हद हो गई कि जब एलिजाबेथ आ रही थी तो शाही अखबारों में बहुत सारी खबरें छप रही थी, उसमें कुत्तों की भी तस्वीरें छपने लग गई थी। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गुंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका, एक मिनट है ना, राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, जो रानी 5,000 का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे मतलब दिल्ली में उतरेगी, उसके लिए पालम दिल्ली में, इसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। उनकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है, नई दिल्ली में। अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता, कल बताया था एक लिखा हुआ तो नीचे इसका अर्थ आपको देखना है। बेसाख्ता मतलब स्वाभाविक रूप से। अपनी तरफ देखा और स्वाभाविक रूप से मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं, और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होने लगा, पूरी, और देखते ही देखते पूरी दिल्ली का क्या हो गया, काया पलट हो गया। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि रानी दिल्ली आ रही है तो मेरे मुंह से ये शब्द निकल गए, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं, और देखते ही देखते पूरी दिल्ली क्या हो गई, बदल गई, चेंज हो गई।
और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। नाजनी तो मतलब कोमलांगी है ना, नया यानी इमारतों को अच्छी तरह से कलर करके सजा दिया तो अच्छी बन गई, कोमल बन गई। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। अब मेन पार्ट पर हम यहाँ आए कि पूरी दिल्ली सज गई, पूरी सड़कें जवान हो गई, साफ हो गई, बिल्डिंगें सज गई, कलर हो गए, सब कुछ हो गया। पर अब सबसे बड़ी बात ये थी, समस्या ये थी कि जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत बनी हुई थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। यहाँ कवि ने कहा है कि नाक मतलब इज्जत नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। किस पे तहलके मच गए थे, किस पे राजनीतिक पार्टियों ने चंदा जमा किया था और नेताओं ने भाषण किया था, अखबारों के पन्ने छप गए थे, सब किसके लिए, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए, कि इस नाक को क्या किया जाए, इसको हटा दिया जाए या रहने दिया जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है कि कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे, यानी वो जहाँ मूर्ति थी और उसके नाक के लिए वहाँ पर हथियार बंद पहरेदार खड़े कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुँच पाए, मतलब उसकी इज्जत तक पहुँच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुँच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजबघरों में पहुँचा दिया गया। कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। लाटो मतलब खंबा, खंबा या मूर्ति। यानी यहाँ देश की व्यवस्था पर व्यंग किया है कि जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी हुई थी, यानी ऐसे लोग खड़े हुए थे, है ना, जिनके लंबे लंबे हाथ थे और इतनी पहुँच थी, और जिनकी पहुँच गई तो ठीक है, नहीं पहुँची तो भी ठीक है। और इन नाकों के लिए बहुत सारे इज्जतों के लिए युद्ध भी होते रहे। बहुत लोग इज्जत के लिए लड़ाते थे, आमने सामने युद्ध करते थे और जीत हार मिलती थी। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट मतलब मूर्ति, लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। अब उस जमाने में इंडिया गेट पर एक जॉर्ज पंचम की मूर्ति बनी हुई थी और उस मूर्ति पर क्या हो गई थी, अचानक से नाक गायब हो गई, यानी इज्जत चली गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। अब कैसे चली गई, ये बड़ी दुविधा थी और सब परेशानी में आ गए थे। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बड़ी बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खेर ख्वाहों, यानी खेर ख्वाहों मतलब भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सम्मत थे कि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी, अगर इस मूर्ति पे नाक नहीं है तो हमारी भी इज्जत चली जाएगी, नाक नहीं रह जाएगी मतलब इज्जत चली जाना। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए और ये तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यो तो कलाकार था पर जरा पैसे से लालच था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। तभी वहां से एक अचानक से आवाज आई कि मूर्तिकार तुम सबकी नाकें देख रहे हो पर यहाँ तो क्या करना है, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी, यानी यह मूर्ति कब और कहाँ बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। जब तक मुझे ये पता नहीं चले तो मैं यह नाक कैसे बना सकूंगा। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, हाँ आगे। और सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका
एक की नजर ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया कि पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए और कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया कि सर मेरी खता माफ हो। किसने कहा? क्लर्क ने। कि फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है, मतलब फाइलों में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। देखो ये मीटिंग हो रही है, पूरा मीटिंग का दृश्य बताया गया। जैसे अभी वर्तमान में भी इसी प्रकार मीटिंगें होती है, पुराने जमाने में भी ऐसे हुआ करती थी। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। कुछ खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया। आजकल भी ऐसे ही होता है, कुछ भी समस्या आती है कमेटी बना दी जाती है और फिर सब लोगों को कह दिया जाता है कि जब कमेटी की रिपोर्टें आएंगी और उस समय काम होगा, और कमेटी लंबे समय तक रिपोर्ट आती नहीं है और काम अटका पड़ा रहता है। जैसे उनके जिम्मे काम दे दिया गया, जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। दारोमदार मतलब होता है किसी कार्य के होने या न होने की पूरी जिम्मेदारी। दारोमदार मतलब जिम्मेदारी, कार्यभार आप पर है, उस कमेटी को कह दिया गया। आखिरकार मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वो बोला पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति के चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज करने की, और खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल रहेगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेश और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा और उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी, है ना। और उसने फिर लटका कर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कभी कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। अब वापिस परेशानी उत्पन्न हो गई कि पत्थर तो मिला नहीं। सभापति ने देश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों में सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुंचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ, कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तो मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी है, अगर इजाजत हो आप लोग ठीक समझे तो। मेरा मतलब है तो जिसकी नाक पर इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। अब अपने यहाँ के नेताओं की बारी आई कि जिस नेता की नाक ठीक बैठ जाती है उसका जॉर्ज पंचम की नाक पे लगा दिया जाएगा। सबने सबकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से काम तो करना, पर होशियारी से करना। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादाभाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावस जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। एक मिनट। गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियां को परखा, जांचा मतलब। बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोख की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्य मूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी देशों का दौरा करते हुए पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाठों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया पर सब मूर्तियां देखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। मतलब हिंदुस्तान की नाक की इज्जत ज्यादा है। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाया और बंधाते हुए आगे कहा, सुना है बिहार के सेक्रेटरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। कब? सन 42 में।
यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती है। अब बताइए मैं क्या करूं। मतलब बच्चों की नाक भी उस जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है। मतलब जॉर्ज पंचम से तो हमारे बच्चों की इज्जत भी ज्यादा है। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया, सब कुछ हो चुका, सिर्फ नाक नहीं थी, इज्जत नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची और बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या का मतलब? यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई, मतलब अपनी इज्जत गंवाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार बनने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज यानी अजीब सा ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दिया जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया मतलब चौंक उठा और धीरे से बोला कि आप लोग क्यों घबराते हो? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। खाना पुसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। अब जिंदा लोगों में से जॉर्ज पंचम की नाक के ढूंढनी चालू हुई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। सबकी रबाब निकाली गई और ताजा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उससे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों में खबरें छपी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी कि उस दिन देश में कहीं किसी भी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन का स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बूथ के लिए। यानी यहाँ बताया गया कि जिंदा नाक लाने के लिए कमेटी वालों ने कुछ और मदद मांगी थी, वह उसे दे दी भी गई, और लेकिन उस हिदायत के साथ कि खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन भी आ गया, नाक भी लग गई, पर नाक कहाँ से लगी किसी को पता नहीं चला। पर जिंदा नाक लगा दी गई थी, यानी वह पत्थर की नाक नहीं थी। तो यहाँ कुल मिलाकर सरकारी तंत्र जो हमारे हैं, है ना, उनकी कैसे हालत रहती है, कैसे वो गुलामी करते हैं दूसरे लोगों की और अपनी इज्जत को गवाते हैं, इस पर इसमें व्यंग किया गया है कि जॉर्ज पंचम की नाक के लिए क्या कुछ नहीं किया गया है और जिंदा नाक लगाने के लिए अपने देश के नागरिकों को भी मारने पर उतारू हो गए। इतनी यानी अंग्रेजों के प्रति वफादारी यहाँ पर बताई गई है और इतनी स्वामी भक्ति बताई गई है। शायद इतनी अपने देश के प्रति होती तो हमारा देश कहीं आगे बढ़ चुका होता। बहुत ही अच्छा पाठ लिखा है जॉर्ज पंचम की नाक। इसमें से आपके अगर प्रश्न बन सकता है तो वो 2-3 वाक्य आए थे, उसी से प्रश्न बन सकता है। एक तो उनकी रचनाओं से जो मैंने आपको बता दी है, एक इसकी विधा से प्रश्न बन सकता है जो मैंने आपको बता दिया है। ये पूछा जा सकता है कि जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक ने सरकारी तंत्र की किस मानसिकता को प्रकट किया है। तो यहाँ उत्तर आता है कि गुलाम मानसिकता, क्योंकि हमारे देश में स्वतंत्र होने के बाद भी गुलामी बनी हुई थी। या ऐसा पूछा जा सकता है कि किसी की भी नाक इनकी ओर फिट नहीं होती थी जॉर्ज पंचम के ऊपर, तो ऐसा क्यों था? तो क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक बहुत ही निराली और अलग थी, छोटी सी नाक थी और हमारे यहाँ की नाकें सबसे बड़ी थी, इसलिए किसी पे फिट नहीं होती थी। या आपको ये पूछा जा सकता है कि नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन में लेखक क्या कहना चाहता था? तो आत्मसम्मान की भावना नहीं थी दिल्ली के लोगों में, ये कहना चाहता है कवि यहाँ पर।
और एक ये पूछा जा सकता है कि जॉर्ज पंचम की कटी नाक को लेकर किसने आंदोलन किया था? तो राजनीतिक दलों ने आंदोलन किया था, है ना। गश्त लगती रही, लाट की नाक चली गई, ये किस पर व्यंग किया गया है? तो नौकरशाही व्यवस्था पर व्यंग किया गया है कि किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ी और नाक वहां से चली गई, है ना। सरकारी खेर फार शब्द आया था, तो सरकार के शुभ चिंतकों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी मानसिकता को व्यक्त करती है कि हम किस तरह स्वतंत्र होने के बाद भी उस अंग्रेजी की गुलामी को नहीं छोड़ पा रहे थे, और वो विदेश से आ रही थी रानी, उसकी स्वागत के लिए हमने इतना कुछ कर दिया और जिंदा आदमी को मारने के लिए भी तैयार हो गए। इतनी गुलामी हम में कूट कूट कर भरी हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। बच्चों, ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।